नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग अमर में। और आज स्पेशल गेस्ट मनोज तिवारी सर हैं हमारे बीच। बॉलीवुड और भोजपुरी के नेता और अभी पार्लियामेंट में मेंबर हैं। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपका आभार कि आपने मेरे को मौका दिया अपना साक्षात्कार करने का। थैंक यू सो मच अमर। सर, क्योंकि आपके पास समय की थोड़ी कमी है तो हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप भोजपुरी फिल्म में काम करना आसान है या बॉलीवुड में काम करना आसान है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? जिसको जहां मौका मिल जाता है, आसान कहीं भी नहीं है जी। फिल्म्स चाहे भोजपुरी की हो या हिंदी की हो जी। आपको काम तभी मिलता है जब आपको जनता पसंद करती है। तो आपको अगर लोगों ने ऑडियंस पसंद करने लगी तो दोनों जगह आसान हो जाता है जी। और नहीं पसंद कर रही है तो दोनों जगह मुश्किल है। जी। और ये लागू होता है दुनिया के हर सेक्टर में। आपको अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो आसान है, नहीं तो कोई भी काम बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल को ही तो आसान बनाना पड़ता है। जी। तो अपनी योग्यता पे आगे बढ़िए, अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करिए। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने अपनी करियर की शुरुआत सॉन्ग से की, गाना गाते थे आप पहले जागरण में और अलग अलग पार्टीज में। तो ये गाना गाने का आपको कब लगा कि आपको गाना गाना चाहिए? क्योंकि आपका टर्निंग पॉइंट एक तरीके से देखा जाए तो गाने से हुआ था। हाँ, ये बहुत हम लोग मंदिरों पे गाते थे जी। और कहते हैं ना कि आसपास के लोगों के रिएक्शन पे नजर रखिए। जी। आपके लिए जो रिएक्शन कोई देता है उसको बुरा मत मानिए। जी। क्योंकि लोगों के रिएक्शन में आप अपने को जज कर सकते हैं। जी। तो हम लोग भी जज किए अपने को, तो लगा कि हम लोग गाना गा सकते हैं। कोशिश किया, सफलता मिल गई। लेकिन मैं गाना भी गा रहा था ना, तो मेरा प्लान ए गाना गाना था, तो प्लान बी भी था, प्लान सी भी था। ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे। प्लान बी और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। प्लान बी और सी क्या था वैसे आपका? हाँ, था कि गाना नहीं गाए तो ड्राइविंग सीख लिए थे अच्छी। अच्छा। तो ड्राइविंग करेंगे। अगर उससे भी नहीं आया तो फिर गांव चल के खेती करेंगे। तो प्लान बी और सी था अपना। अच्छा सर, राजनीति में आने का मेन मकसद, क्योंकि हम हर किसी से सुनते हैं कि हमें राजनीति पसंद नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो फिल्म वाले होते हैं उन्हें राजनीति से थोड़ा सा बचते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पर आप राजनीति में आए तो असली मकसद क्या था राजनीति में आने का? जो व्यक्ति ये कहता है ना कि मैं राजनीति को पसंद नहीं करता, जी। वास्तव में वो समाज का हितैषी नहीं है। जी। क्योंकि राजनीति से ही तो सड़क बनती है, राजनीति से स्कूल बनता है, राजनीति से बड़े बड़े रेलवे के नई नई गाड़ियां बनती हैं, राजनीति से ही आपको रोजगार के अवसर सृजित किए जाते हैं। राजनीति ही तय करती है कि आपका नाला कैसा रहेगा, आपके बिल्डिंग के प्लान्स कैसे रहेंगे, नदियां कैसे साफ होंगी। तो जो राजनीति ये सब कुछ करती है, उसी को आप पसंद नहीं करेंगे तो फिर देश चलेगा कैसे, समाज चलेगा कैसे? तो आप राजनीतिज्ञ को नहीं पसंद कर सकते हैं किसी। राजनीति तो इस देश में पूजा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जब जा रहे थे तो संसद की सीढ़ियों पे मत्था क्यों टेका? क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स, इसको हेट मत करिए। इसमें जो लोग हैं वो कोई प्रशंसा के लायक हो सकता है, कोई हेट के लायक हो सकता है। राजनीति तो सब कुछ, देश की पूरी विदेश पॉलिसी बनाती है, सभी धर्मों के साथ समान भाव होना चाहिए ये भी नियम बनाती है। जो भी गलत करे, मान लो कोई एक ऐसी कास्ट का व्यक्ति है जो हमको बहुत वोट देता है और वो गलती करे तो हम उसको सजा न दें, तो इससे तो अन्याय हो जाएगा। ये भी राजनीति तय करती है। जी। तो मेरा मानना है कि राजनीति को हेट मत करिए, नफरत मत करिए। राजनीतिज्ञों से करना हो तो करिए, क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। चलिए सर, आप इस क्वेश्चन को ले आए। मैं ये क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि जब आपने राजनीति शुरू की तो आपने पहली पार्टी कोई और सी चुनी थी, पर उसको मेन कारण क्या था छोड़ने का? क्योंकि ये सवाल आज भी होता है कि मनोज तिवारी जी बीजेपी में आने से पहले दूसरी पार्टी में थे, फिर उन्होंने छोड़ा, फिर मनोज तिवारी जी ने बीजेपी ज्वाइन की, फिर उन्होंने अच्छा मौका मिला और एक
सांसद की पदवी पे आए, तो मेन कारण क्या था पहली पार्टी छोड़ने का? नहीं, होता क्या है ना कि पहले तो सवाल उठता है कि मैंने पहली पार्टी चुनी कि नहीं चुनी। हाँ। तो मैंने चुनी नहीं थी, अच्छा। वो मुझे दे दी गई थी। और उसका कार्यकाल जानते हैं कितना दिन का था? कितना? 3 महीने का। अच्छा मैं केवल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, जी और वो भी हमारे एक बड़े भाई थे अमर सिंह, जब वो दुनिया में नहीं रहे। जी। तो हम अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहे थे, वो मुझे मिल गए। तो एक सिचुएशन ऐसा था कि वो नहीं नहीं, लड़ो लड़ो लड़ो, लड़ना है लड़ना है। तो मैं, एक होता है कभी कभी कि आप किसी बड़े की बात उठा नहीं पा रहे हैं, जी तो लड़ गए। जी। लेकिन वो लड़ना बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो जो 3 महीने में चुनाव लड़ा, उसमें मुझे समझ में आया कि यार ये हंसी मजाक की चीज नहीं है, बहुत गंभीर चीज है। जी तो खुद से जब चुनना हुआ, जी। पहली बार मैंने खुद से नहीं चुना, पहली वो बार अमर सिंह जी ने चुनवा दिया, बड़े भाई की तरह। बड़े भाई की बात उठा नहीं हाँ। पाया। और मैं बोलना चाहता हूं सबको कि ऐसा, वो मेरी गलती थी। जी आप राजनीति में तभी आइए जब आप मन और हृदय से सोच लीजिए कि ये रास्ता हमारे लिए ठीक है। वो मैं चुना 2012 में, जी। क्योंकि उसके बाद 3 महीने बाद फिर अपना काम कर रहा था मैं। 2012-13 में मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे राजनीतिक रूप से, जो आपको बोले ना हाँ। कि राजनीतिक कई गंदे हैं, उनको हटा करके अच्छे लोग आए, नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मैं बहुत सोच समझ के बीजेपी ज्वाइन किया। सर, जैसे कि आप फिल्मों में बहुत सक्रिय रहे हैं, एक आपने फिल्म की थी जिस देशद्रोही, उसमें ऐसा क्या हो गया था, पैसे की दिक्कत आ गई थी कि आपको एक्टिंग पे अपनी वर्किंग इम्प्रूवमेंट्स करनी थी, क्योंकि आपने KRK को उसमें गोली मारी तो उन्होंने बहुत डिजास्टर एक्टिंग की थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी उस समय आपको? वो क्या था कि वो KRK जो है ना, वो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर थे। अच्छा। मैं एक फिल्म कर रहा था, मुन्ना पांडे बेरोजगार, तो प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने कहा भैया मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरे में गेस्ट रोल कर लो। तो मैं उनके लिए कर दिया था, मैं इतना सोचा नहीं क्या है। अच्छा सर, ये इस क्वेश्चन में आप सिर्फ यस या नो का जवाब दे सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ऐसा आशा लगाए जाते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आप अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहें, तो क्या आप देखना चाहेंगे अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे आज से 20-25 साल बाद? ये बहुत तो काल्पनिक सवाल होते हैं, और सर काल्पनिक सत्य भी होते हैं, क्योंकि मेरा मिलना आपसे काल्पनिक था पर आज सत्य हो गया। ठीक है, देखो, जो आदमी राजनीति में आता है ना, तो उसके अंदर तो मन में सभी तरह के भावनाएं आती रहती हैं। लेकिन अब ऐसा भी न देख लिया जाए सपना कि खुद अपने सपने में दब के मर जाओ। हम लोग सांसद बनने का भी नहीं सोचे थे जी। और भारतीय जनता पार्टी जैसी एक लोकतांत्रिक पार्टी, मैं मानता हूं कि दुनिया की न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि सबसे अच्छी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। मैं आज आपको अमर जी बताऊं, भारतीय जनता पार्टी से मैं इतना प्रभावित हूं कि ये पार्टी कभी भी गलत को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है जी। और सही के साथ अन्याय नहीं कर सकती। तो मैं इस पार्टी का सदस्य हूं, पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश का बन गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो इस देश में वेश बदल के राजनीतिक देश को देश विरोधियों के मोहरा बने हुए हैं, उन लोगों को उनके मंसूबे न पूरे हो खतरनाक, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि मैं एक दिव्यांग हूं और अक्सर ये सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार दिव्यांगों के लिए नई नई क्या स्कीम ला रही है। आने वाले फ्यूचर में 2024 का चुनाव है, उसमें मैनिफेस्टो में क्या विकलांगों के लिए रखा गया है आने वाले समय के लिए? ये बड़ा प्रश्न है जी। और इसका मुझे ऐसे जवाब देना ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप एक दिन दिव्यांग जन को मिलने वाली सारी सुविधाओं के लिए आप जब बोलेंगे ना, तो मैं सारे रिकॉर्ड्स लेके बैठूंगा जी। क्योंकि दिव्यांग शब्द ही जब दिया मोदी जी ने, तो आप सोच सकते हैं कि विकलांग मत कहो, कि दिव्यांग है, और इनके लिए हमारी जितनी बड़ी सोच है उतनी बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं जी। सर,
अब आपके टैलेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या हिडन टैलेंट है जो लगता है कि आज तक आपने कभी यूज ही नहीं किया या कभी किसी पब्लिक को दिखाया ही नहीं है, आप सिर्फ अकेले में यूज करते हैं। ऐसा तो कुछ बचा नहीं है, सबको पता चल गया है। लेकिन देखो, मैं अपने को ना बहुत धैर्यवान मानता हूं। जी। अगर हमको कोई सामने से गाली दे रहा हो तो हमारे मन में आता है कि ये बीमार है जी। और बीमार को जवाब सजा नहीं देते जी। बीमार को ठीक करने की इंतजार करिए। तो ये धैर्य ईश्वर ने हमारे अंदर दिया है, इसलिए जो हमारे खिलाफ साजिश करता है मुझे पता चलते रहता है, तो भी मैं उसको ये समझता हूं कि चलो अपने से अपनी नजरों में नहीं गिरना है जी। खुद की नजरों में आप अच्छे रहो, दुनिया आज नहीं तो कल आपके बारे में ठीक सोचने लगी। जी। अच्छा सर, ऐसा आपके अंदर कौन सा टैलेंट है जो आपको लगता हो कि यार मेरे अंदर है पर बर्बाद हो रहा है ये टैलेंट? क्योंकि आपने बोल दिया कि आपके अंदर कोई ऐसा हिडन टैलेंट है नहीं, सबने देख लिया, पर ऐसा तो कोई टैलेंट होगा जो आपने कभी दिखाया ही ना हो, बर्बाद हो रहा हो अंदर ये। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग जिस रास्ते पे हैं अब राजनीति के जी। तो हमारे गायक का बहुत नुकसान होता है। अच्छा। अब मैं गाना गाऊंगा तो सबके लिए गाऊंगा, लेकिन जब हम बात जो काम कर रहे हो बीजेपी के पक्ष में बात करेंगे तो दूसरे लोग ऐसे भी जाने अनजाने भी हमारे विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा हमारी पार्टी की बात होनी चाहिए, तो उसमें हमारी गायकी का नुकसान होता है। पर मैं क्या करूं, लोगों से क्षमा चाहता हूं। मुझे लगता है कि गायकी से हमारा फायदा हो सकता है और अब हम सिर्फ अपने फायदे की नहीं सोच रहे हैं जी, हम पूरे समाज का फायदा चाहते हैं जी। सर, अगर आप को आपत्ति ना हो तो मेरा एक बहुत आप फेवरेट गाना है जो आपने ही गाया है, ही हंस दिली रिंकिया के पापा, अगर 2 लाइन गा दें, क्योंकि ये चैनल मेरा है और इस पर कोई आपत्ति उठाएगा नहीं, क्योंकि राजनीति सवाल में किया नहीं हो अभी तक सही से। नहीं, हम गा सकते हैं। कहेली की कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, सूट सलवार चोली का नहीं जमाना, जवनो कर मन करे कह देली साफा, ही हंस देले रिंकिया के। अच्छा सर, कभी आप प्रचार करने गए हैं? क्योंकि चुनाव में आपने 2014 में प्रचार किया होगा, 2019 में प्रचार किया होगा, अभी 2024 के लिए भी प्रचार करना है। कभी लगा है कि आपको किडनैपिंग करने की कोशिश की गई पार्टियों की तरफ से या किसी गुंडे मवालियों की तरफ से, आपको कभी लगा है? हाँ, एक बार नक्सली लोग मेरा किडनैप करने का प्रयास किए थे, वो बहुत भयावह घटना थी। गिरिडीह से मैं धनबाद आ रहा था। किस साल में सर? ये 2014 शुरुआत की ही बातचीत है। अच्छा। और 2014 या 13 की घटना है। और एक विनोद सिन्हा जी हैं, वहां पे उनका प्रचार करके आ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से मुझे, मैं धन्यवाद पुलिस के लोग, एक आबिद नाम के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी। आज भी मैं उसको याद करता हूँ। झारखंड पुलिस का वो तीरटाड़ थाने के एसएचओ थे जी। तो बचा लिया था पुलिस ने, गोली चली थी दोनों तरफ से और मैं बड़ी भागा था वहां से, नहर बहुत। अच्छा सर, आपके सह कलाकार रवि किशन जी, वो भी सांसद है गोरखपुर से, कभी आपको उनके साथ फिल्म करते हुए लगा है कि यार इसका स्टारडम बहुत है, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, लोग इसी से मिलने आते हैं, मुझसे मिलने नहीं आते, कभी ऐसा लगा है आपको शूटिंग के दौरान? नहीं, वो तो क्या है कि सबका अपना अपना ऑरा होता है जी। और हम जब तक फिल्म करते थे ना जी, तो हम लोगों का बहुत अलग एक लोगों में प्रेम था जी, तो ऐसा कभी टकराव हुआ नहीं। वैसे तो हम लोग सिनेमा में थे, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तो थे ही, बट हम लोग में स्वस्थ प्रतिद्वंदिता थी। तो जब मेरा जलवा था तो भी वो बुरा नहीं माने, और बाद में कुछ उनकी चली तो मैं भी बुरा नहीं मानता। अच्छा, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कपिल शर्मा शो पे आप जाते हैं तो कभी आप उनकी टांग खींचते हैं, कभी वो आपकी टांग खींचते हैं, तो ऐसा ऑफ कैमरा भी चलता है या फिर ऑन कैमरा? हम टांग नहीं खींचते हैं, हम वही कहते हैं जो पीछे हुआ है और जो हुआ रहता है, आज हम एंजॉय करते हैं उसको।
चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ये मनोज तिवारी सर थे जिन्होंने मुझे अपना टाइम दिया, और आने वाले समय में ऐसे ही और सेलिब्रिटीज आपके सामने आते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग अमर। तो धन्यवाद। थैंक यू अमर, अपना ध्यान रखना। सर, अगर आप